बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर, इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। अब इस लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास सीक्वेंस की दूसरी टाइप, और उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक मीन्स और अरिथमेटिक सीरीज जो है वो डिस्कस किए थे, बल्कि लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर अगर आपको याद हो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, हमारा नया टॉपिक है और ये सीक्वेंस की दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इससे पहले डिफाइन करते हैं, इसको एब्रीवेट करते हैं G.P। जैसे उसको हमने AP से जो है एब्रीवेट किया था, इसको G.P, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसको डिफाइन करते हैं ए सीक्वेंस AN। ठीक है जी। ए सीक्वेंस AN इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है जी। सीक्वेंस AN को हम, ये सीक्वेंस के लिए हमने नोटेशन यूज की थी, इसे हम कहेंगे ये GP है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। शर्त क्या है इसके लिए? इफ द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर उसकी कोई सी दो मुतवातिर टर्मों की रेशियो लें तो आपके पास कोई कांस्टेंट जवाब आएगा, आपको कांस्टेंट नंबर मिले। दैट इज AN ओवर AN-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी n टर्म डिवाइड बाय AN-1 टर्म, यानी ये दो कंसेक्यूटिव टर्म हैं। जैसे आप बताया आपको A1 A2 कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है जी। A2 A3 कंसेक्यूटिव हैं, A3 A4 कंसेक्यूटिव हैं, सो ऑन। तो AN-1 और AN, ठीक है, ये हमारी कहलाएंगी दो कंसेक्यूटिव टर्म। जनरल इसको हम ले रहे हैं, दैट इज AN ओवर AN-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी n का तलब नेचुरल नंबर से हो, स्मॉल n का, और n जो एक से बड़ा हो। ठीक है जी। अब ये जो रेशियो है AN और AN-1 इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इसे कहते हैं कॉमन रेशियो है ये। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r के साथ। किसके साथ? स्मॉल r के साथ। और ये कोई नंबर होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, याद रहेगी। ठीक है, दैट इज, अब इसको r का नाम दे रहे हैं, दैट इज r इज इक्वल टू AN ओवर AN-1, जबकि n जो है वो 1 से बड़ा है और इनका ताल्लुक किससे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। ठीक है जी। अब दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं, ए सीक्वेंस AN इज कॉल्ड GP और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर उसकी कोई सी दो मुतवातिर टर्म की रेशियो जो है आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, यानी कांस्टेंट नंबर आ रहा है दूसरे लफ्जों में, दैट इज, अब ये इसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म हैं, कौन कौन सी? AN-1 और AN। तो इनकी जो रेशियो है AN ओवर AN-1, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो फॉर ऑल n बिलोंग टू n, और n जो एक से बड़ा हो। ये कांस्टेंट रेशियो है दिस वन, AN ओवर AN, यानी ये n टर्म हो गई और ये n-1 टर्म हो गई। AN ओवर AN-1 इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, तो कहते हैं कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं स्मॉल r के साथ, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू AN ओवर AN-1, जबकि n जो है वो 1 से बड़ा है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। अब इसमें देखें, इसकी पहली एग्जांपल है 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो इसे हम कह रहे हैं GP है। क्यों GP है? अब इसमें देखें आप A2 ओवर A1, तो ये A2 है, ये A1 है, तो 4/2 दिस विल बी 2, तो आपके पास रेशियो जो है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर देखें A3 ओवर A2, A3 ओवर A2 कितना हो गया? 8/4, वो कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह देखें A4/A3, वो कितना हो गया? 16/8 इज इक्वल टू। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लें तो उनकी जो रेशियो आपके पास आ रही है वो कांस्टेंट, एक ही नंबर आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, सो ऑन। ठीक है। एक और बात इसमें याद रखें कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करना हो कि आपकी ये GP है या नहीं, तो इसमें देखें आप फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड को 2 से, 4 को 2 सॉरी फर्स्ट को 2 से रख दिया, सेकंड को 2 से रख दिया। ठीक है जी। यानी ये 2 into 4 कितना? 2 into 2 4 हो गया। ठीक, 4 into 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 into 2 कितना हो गया? 16 into 2। ठीक है, तो वही आपके पास जो ये R जो है ना 2, वही आ रहा है।
दो, इस केस में आपके पास आर 2 है, इस आर को जब दिया आपने फर्स्ट के साथ यहाँ 4 2 जब दी 8 8 को 2 से 16 8 को 2 से 8 को 2 से 16 16 को 2 से 25 एंड सो ऑन। तो दिस इज द जीपी। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसकी देखें कोई सी दो मुतवातिर टर्मों की जो रेशियो है, यानी A2 ओवर A1, A3 ओवर A2, ठीक है, A5 ओवर A4, वो बस 2 ही आए। तो देयरफॉर ये आपके पास ये हमारी जो सीक्वेंस है ये कहलाएगी जीपी। अब इसके एक और एग्जांपल देखें, 3 9 27 28 तो सॉरी 81 3 9 27 81 सो ऑन, दिस इज आल्सो जीपी। क्यों? इन दो की रेशियो लें 3, इन दो की रेशियो लें 3, इन दो की रेशियो लें 3। ठीक है, तो अब ये भी आपके पास जीपी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे आर कितना आ रहा है, आर जो है यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसमें आर आपका जो है वो 2 है इसमें, और इसमें आर जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन रेशियो। तो जरूरी नहीं कॉमन रेशियो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है जी, जो कॉमन रेशियो है दैट शुड बी जो है दैट कैन नॉट बी 0 बट इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो आपके पास नेक्स्ट टर्म में सारी 0 हो जाएंगी। तो ये जो है कि हम कहते हैं कि इसका जो कॉमन रेशियो है दैट शुड बी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम 0, यानी 0 ना हो, 0 से मुख्तलिफ हो। फिर आता है हमारे पास ये इसकी दूसरी एग्जांपल जी। ठीक है, nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म ऑफ ए जीपी, यानी nth टर्म हमने कैसे, जैसे वहां पे हमने nth टर्म की बात की थी, an की बात की थी, किसके लिए, ap के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने किया था an is equal to a1 plus n of a1 into d। तो इसके भी हम nth टर्म डिस्कस करेंगे, किसकी, जीपी की। we know that r is equal to, अभी हमने किया था r is equal to an over an of a1, जबकि n जो है वो 1 से बड़ा है। अब इसमें अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दें तो an is equal to r a की पावर सॉरी an of a1। ठीक है, सो an इसको इधर लेके आते हैं, an is equal to r into an of a1। अब इसमें पुट करें n को 2, जब n को पुट करेंगे तो ये आएगा a2 is equal to a1 r आएगा। फिर n को पुट करेंगे आप कितना 3, तो a3 आ जाएगा आपके पास। तो a3 जो है ये आ जाएगा a3 is equal to n को 3 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा r और a2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब a2 आपके पास जो है a3 this is equal to ये है r, a2 कितना है वो ऑलरेडी निकाला हुआ है a1 r। ठीक है, तो ये बन जाएगा a1 r स्क्वायर, तो a3 ये आ जाएगा आपके पास। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप देखें ये लिखा हुआ। इस तरह आपके पास जो है ना, इसमें आप पुट करेंगे n को 4, तो a4 ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ये, a4 is equal to a1 r की पावर 3। ठीक है, अब इसको अगर आप जनरलाइज करें, ठीक है, देखें यहाँ पे a4 है a1 r3, a3 है a1 r स्क्वायर आ रहा है, a2 है a1 r की पावर कितनी आ रही है आपके पास, 1 आ रही है। a1 है, a2 है ना, इसमें ये a1 तो आ रहा है कि r पर 1 आ रही है, a3 है यहाँ पे a1 आ रहा है, लेकिन r पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इससे कम आ रही है, इससे कम आ रही है। अब यहाँ पे देखें an कितना है, a4 और यहाँ पे इज इक्वल टू a1 r की पावर 3, यानी ये 4 है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इस तरह अगर आपको an होगा ना, इसको आप जनरलाइज करें, an is equal to this is equal to a1 r की पावर n 1, यानी पावर जो है वो इससे कम होगी, इससे कम होगी। याद रहे ये a4 है ना, यहाँ पे 3 है, a3 है, यहाँ पे r पर 2 आई है, तो यहाँ पर an होगा तो यहाँ r पर क्या होगी, n of 1। ठीक है, तो ये आपके पास nth टर्म कहलाती है, इसे कहते हैं जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म ऑफ ए जीपी। क्लियर हो गया ये, तो ये हमारी कहलाती है nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। अब आपके पास पूरी जो जीपी बनेगी ना, पूरी जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो ये आ जाएगी हमारे पास, वो ये आ जाएगी a1 ज़रबे r, फिर a1 r स्क्वायर, फिर a1 r क्यूब प्लस सो ऑन, और फिर आ जाएगा हमारे पास a1 r की पावर n of 1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जनरल शेप बन जाएगी जीपी की। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, सो ऑन, ये nth एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जीपी, ये जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी, पूरी जीपी की। ठीक है, और ये इसकी nth टर्म है, याद रखिए। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे nth टर्म को, जीपी की nth टर्म वाले रिजल्ट को, और हम इसकी कुछ एग्जांपल और इसके कुछ सवाल जो है और डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया।
अब देखिए इसकी पहली एग्जांपल है, पेज है 204, ये जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की, जिसका हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 पेज 204। अब पहली एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। आपको जीपी गिवन है, जीपी में आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है 6 है 12 है एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म जो है वो 6 है, थर्ड जो है 12 है एंड सो ऑन। ठीक है जी। वो कह रहा है हमने इसकी पांचवी टर्म मालूम करनी है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। आप देखें A1 आपके पास 3 है, A2 जो है वो क्या है, A1 जो है 3 है, A2 6, A3 कितना है 12। क्यों गया? अब इसमें देखिए R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू A2 और A1। अभी बताया था आपको पिछले उसमें पिछले जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अंदर। तो R इज इक्वल टू A2 और A1 6/3 दिस इज इक्वल टू। ठीक है। अब ठीक है जी, R आपके पास 2 आ गया, या R भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू A3 और A2, तो 12/6 वो भी 2 आएगा। सो R इज इक्वल टू, तो आपके पास कॉमन रेशियो कितना है 2 है, और A1 कितना है 3 है। आपने A5 मालूम करनी है। ठीक है। अब आपको याद हो तो भी हमने फॉर्मूला किया था ना टर्म के लिए, an इज इक्वल टू, वी नो दैट n इज इक्वल टू A1 r की पावर n of 1। तो इसमें अगर आप n को 5 पुट कर दें इसके अंदर, जब n को 5 पुट करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A1 r raised to power 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने A1 दर्ज कर देना है, A1 की कीमत 3 और R की कीमत क्या है 2। तो 2 raised to power 4, तो 3 into 2 raised to power कितना होता है 16। तो A5 is equal to 48। तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है दैट विल बी 48। फिर देखें एक और एग्जांपल है इसी पेज पे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड an if an is equal to 8/27 और A7 जो है 64/729 ऑफ द जीपी। यानी हमने जीपी की n मालूम करनी है। आपको A4 गिवन है, A4 जो 8/27 है, जबकि इसकी A7 ये सातवीं टर्म 64/729 है। ठीक है। अब आपने इसको यूज कर लेना है। A4 के लिए A4 के लिए बनेगा A1 r raised to power 3 और A7 के लिए A7 is equal to A1 r raised to power 6 बन जाएगा वो। तो हमें गिवन है A4 8/21 है, इसके अंदर जब n को आप 4 पुट कर रहे हैं तो A4 is equal to A1 r raised to power 3 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे आपने इसकी कीमत दर्ज कर देनी A4 की। तो therefore सो A1 r raised to power 3 is equal to A4 था ना, तो A4 की कीमत क्या गिवन है हमें 8/21। तो इसको आप नंबर 1 कह लें। इस तरह फिर इसमें आप n को पुट करें 7। ठीक है। तो A7 is equal to A1 r raised to power 6 आ जाएगा। अब A7 हमें गिवन है इसके बराबर है। अब जहां पे A7 है वहां पे ये पुट कर देंगे आप इसकी कीमत, तो A1 r raised to power 6 is equal to ये आ जाएगा 64/729। तो इसको नंबर 1 के से नंबर 2 कहें। अब आपने 1 और 2 को सॉल्व करके आपने जो है वो कीमत मालूम करनी है R की और फिर A1 की। जब A1 और R मालूम हो जाएगा तो फिर हम AN निकाल सकते हैं। ये हमने n टर्म मालूम करनी है GP की। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है आपने 2 डिवाइड बाई 1, 2 को आप तकसीम कर दें 1 से साइड बाय साइड, यानी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से। दिस इंप्लाइज यानी हम 2 को तकसीम कर रहे हैं किससे 1 से। ठीक है। ये 2 ऊपर है और 1 जो है नीचे है। ठीक है जी, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ये थी, तो A1 r raised to power 6 डिवाइड बाय A1 r raised to power 3, ये आपके पास 1 थी। ठीक है। जब इसकी जो ये साइड है सेकंड राइट हैंड साइड 64/729 और इसकी जो साइड है ये दिस इक्वल दिस, तो ये 8/21। अब A1 से कैंसिल, R3 R6, तो यहाँ R3 बच जाएगा। ठीक है। और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये आएगा R3 is equal to 64/729 ज़रब ऊपर जाके हो जाएगा 21/8। ऊपर जाके टर्म आपस में उलट जाएंगी, ज़रब खा जाएंगे। ठीक है जी। अब लिहाजा हमारे पास ये जब काटेंगे 8 से गया तो ये कितने, ये 27 पे जाएगा, 21 ज़रब 21 को इसको तकसीम किया हमने तो 7 आ जाएगा, 27 सॉरी, तो 8/27। ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं R3 is equal to 2/3 का क्यूब। जब इसे खोलेंगे जवाब ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास R कितना आ गया, R जो है ये आ गया 2/3। R कितना हो गया 2/3, तो R हमने मालूम कर लिया। अब आप इसको नंबर 3 कह लें। अब नंबर 3 को आप यूज कर लें पहले के अंदर, इसके अंदर यूज कर लें। तो हम यूज कर रहे हैं R3 को 1 के अंदर, यहां पे यूज कर रहे हैं। तो A1 R3 की कीमत क्या थी, यही, इसका क्यूब ले लें आप तो ये आ जाएगी, एक बता दें ना, फिर 8/27 ये वाली दिस इक्वल टू 8/27, इधर 8/27 सॉरी 8/21 था। ठीक है जी। 8 ये आपके पास है, इसको गिवन इसमें जरा इसको इसकी तस्वीर कर लेते हैं। हमें 27 है ये A4 जो है 8/27। ठीक हो गया जी। इसको जरा 21 नहीं 27 लिख लें, कंफ्यूजन हो गई है। ठीक हो गया। तो 27 है
और इधर पे 27 है, ठीक हो गया, 27 है, ठीक हो गया, और यहाँ भी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब आपने इसको इसे काट देना, यहाँ बचेगा a1 को -1, ठीक है। अब a1 कितना हो गया, -1 हो गया, और जो है ना आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2/3। अब इसको कीमत दर्ज कर देना है टर्म के अंदर, ठीक है। तो a1 = r / n/1, an = a1 कितना -1 है, r कितना 2/3, इसी बार कितनी हो गई n/1। तो ये आपके पास इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है, ठीक है। तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखें आपने n मालूम करना है, आपको a4 गिवन है और a7 गिवन है। तो a4 और a7 को यूज करते हुए हमने दो इक्वेशन बना ली हैं, पहली और दूसरी। फिर इन दोनों को हमने सॉल्व करके, दोनों को 2 और 1 को सॉल्व करके r निकाला है, जो कि r हमारा ये आएगा, ठीक है। r क्या आएगा, 2/3। फिर ये जो आएगा इसको नंबर 3 कह दिया। अब r की कीमत जो है वो किसी एक में दर्ज, हमने 1 में दर्ज कर दी है, 1 में दर्ज की इसके अंदर। तो इसको सिंपलीफाई किया हमने, तो a1 -1 आ गया। तो देयरफॉर आपके पास जो an है वो ये आ जाएगा, n = 1 × 2/3 होल रेज़्ड टू पावर n-1। तो ये आपकी जो है इसकी nth टर्म थी। अब एक्सरसाइज आपके पास है नेक्स्ट 6.6 है। एक्सरसाइज जो है ये है 6.6, ठीक है जी। और ये आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर जो है ये 205 है, पेज नंबर जो है वो 205, क्लियर हो गया। ये 205 एक्सरसाइज है। तो अब इसमें पेज है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही आपकी एग्जांपल है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है यही आपकी एग्जांपल है। तो ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 इज क्वाइट सिंपल, वो हम करते हैं एक्सरसाइज 6.6। इसका पहला क्वेश्चन अभी हमने किया है। अब हम चलते हैं, वो जो हमने पहले एग्जांपल की वही पहला क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 पेज 205 पे है ये आपकी एक्सरसाइज। कह रहा फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है, इसमें 1 + i फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 4 और 1 + i एंड सो ऑन। तो ये आपकी सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस हमारी कहलाएगी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो शुरू के लेक्चर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि सीक्वेंस जो है वो रियल भी हो सकती है और सीक्वेंस जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो रियल सीक्वेंस वो होती है जिसकी तमाम टर्मों का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से हो, तो मैंने कहा था वो रियल सीक्वेंस है, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस की किसी एक टर्म के अंदर आयोटा आ जाए, यहाँ पे हमारे पास आयोटा आ गया 1 + i फर्स्ट टर्म के अंदर, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड जो है ये 4 और 1 + i है, ठीक है। अगर सीक्वेंस से किसी एक टर्म के अंदर आयोटा आ जाए तो वो हमारी कहलाती है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स भी है और ये जीपी भी है। अभी हम इसको करते हैं डिस्कस। तो इसमें देखें आपके पास a1 1 + i और r जो है ये आ जाएगा a2 और a1, r = 2 और 1 + i, ठीक है। तो r कीमत है, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 2 और 1 + i को मल्टीप्लाई किया इसके कंजुगेट से 1 - i और 1 इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड कर दिया, यानी ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कंजुगेट से 1 - i और 1 - i से डिवाइड, इधर भी इधर भी, ठीक हो गया। ऊपर 2 × 1 - i नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1 + i 1 - i। अगर आपको याद हो a नफी b × a + b वो क्या होता है, a स्क्वायर नफी b स्क्वायर, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा नफी i स्क्वायर। अब नफी अगर आपको देखें तो i स्क्वायर नफी 1 के इक्वल होता है, अगर आपको मैट्रिक याद हो i स्क्वायर जो है नफी 1 के बराबर होता है, ठीक है जी। तो 2 × 1 - i और 1 - 1, अब ये जब जमा हो गया तो 2 × 1 - i डिवाइड बाय 1 + 1 2 2 से कैंसिल, सो r = 1 - i। तो r आपका ये आ गया 1 - i, क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं a1 मालूम है आपको, r मालूम है, आपने a11 जो है वो मालूम करना है। अब ये फार्मूला हमारे पास n टर्म का फार्मूला है, इसमें n को पुट कर देंगे 11। तो a11 = a1 r⁻10। तो a11 = a1 r⁻10 हो गया। तो a11 यानी a11 जो है a1 1 + i और ये आपका r 1 - i इस बार 10। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, हम इसलिए लिखते हैं 1 - i का स्क्वायर होल पावर 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो पावर आपस में रखेंगे हमारा जवाब पे 10 आएगा,
हमारे पास फायदा, हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोल लें, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर नफी 2 आयोटा, वही नफी ए नफी बी के स्क्वायर वाले फार्मूले खोल दिए इसको हमने, ठीक है। 1 प्लस आयोटा और फिर आयोटा स्क्वायर नफी 1 के बराबर है, तो ये 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस 1 हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी -2 आयोटा। अब ये 1 नफी 1 से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा इनटू नफी 2 आयोटा रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब ये 1 प्लस आयोटा अब इसे लिख सकते हैं नफी 2 की पावर 5 आयोटा की पावर 5, ठीक है। अब नफी 2 की पावर 5 बनता है नफी 32 आयोटा 5, ये लिख दिया हमने 1 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब आयोटा 5 जो है, आयोटा 5 वो बराबर है, इसे लिख सकते हैं आयोटा 4 और आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर था किसके, आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर है नफी 1 के, नफी 1 क्या है, तो आयोटा 4 जो है ये आ जाएगा नफी 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने लिखा इसको लिखा आयोटा 5 इनटू आयोटा 4 आयोटा, और ये नफी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इनटू आयोटा, जवाब क्या है आयोटा। तो आयोटा 5 जो है इस इक्वल आयोटा, तो हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी है आयोटा 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको रख दिया अंदर, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये फिर किसके बराबर है, नफी 1 के, तो नफी 1, ठीक है जी। ये फिर किसके बराबर है, नफी 1 के, तो इसको फिर लिखा है, ये आ गया आपके पास, इसी कीमत हमने दर्ज की नफी 1, तो ये आपका आयोटा और नफी ये हो गया हमारे पास। इसको अगर आप रिकॉल करें तो आयोटा स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप में ये नफी 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि देखा ना यहाँ हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अब ये आयोटा -1 इसी कीमत हमने दर्ज कर दी है, ठीक है जी। अब नफी 32 आयोटा -1, अब माइनस कॉमन निकाल लें, नफी कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो नफी ऑलरेडी है, यहाँ पे 32 हो जाए, यहाँ बचेगा 1 माइनस आयोटा, तो ये आपकी जो है 11वीं टर्म है। तो हमने इसकी 11वीं टर्म मालूम करनी थी, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट आपने आर में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और जब a1 निकालेंगे तब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो भी इसी क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये 20वां लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।